A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. आज 15 फरवरी 2021 है, दिन है मंडे, एंड आई एम श्योर आपने अपना वीकेंड एंजॉय किया होगा. इट्स काइंड ऑफ फन टू डू द इम्पॉसिबल. जो चीज़ ऐसे लगती है कि हम नहीं कर सकते हैं या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, और उस चीज़ के प्रति अगर हम मेहनत करें, राइट सिस्टम क्रिएट करें, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ें, और जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो बहुत ही आनंद मिलता है. इट्स लाइक अ फन. चैलेंज के बिना आई थिंक लाइफ जो है वो बहुत ही बोरिंग हो जाती है. आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, वैलेंटाइंस डे इज ओवर बट वैलेंटाइंस डे सेल इज स्टिल गोइंग ऑन. आज इसकी लास्ट डेट है. 15 फरवरी 2021 इज द लास्ट डेट फॉर दिस वैलेंटाइंस डे सेल. तो वाई दिस वैलेंटाइंस डे सेल इज इंपॉर्टेंट? हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट. ऊपर से जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे LOVE10, तो आपको 50% प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. इट्स अ वेरी गुड डील. लास्ट डेट है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, आज का हमारा पहला आर्टिकल है. बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, इंडियाज डाउनवर्ड ट्रेंड इन फ्रेश कोरोना वायरस इन्फेक्शन. भारत के जो फ्रेश कोरोना वायरस के केसेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा डाउनवर्ड, एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है. तो ये तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है ही. मुझे आज भी वो फेज़ याद है जब हमारे देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई. स्टार्टिंग में जब 50-100 केसेस होने लगे तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे. उसके बाद 500 केसेस पर डे, फिर 1000 केसेस, और धीरे धीरे बढ़ने लगे, और फिर 10,000 केस होने लगे, एंड वी वर सो स्कैर्ड. आज देश की सिचुएशन देखिए कि 10,000 से कम केसेस को हम सक्सेसफुल मानते हैं. दैट इज़ राइट, बिकॉज हमने एक पीक देखा था. दैट पीक वॉज 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस हर रोज़ आते थे. तो उससे एक पीक से बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है कि 10,000 से भी कम केसेस. थर्ड टाइम दिस मंथ, इस महीने में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि 10,000 से भी कम केस पर डे रजिस्टर हो रहे हैं. टोटल अगर हम बात करें तो 10.9 मिलियन केसेस हमारे देश में रजिस्टर हो चुके हैं. और फैटालिटीज़ की बात करें, हर रोज़ कोविड-19 की वजह से होने वाली मृत्यु की बात करें, तो ये पिछले इस महीने में 8 बार 100 से भी कम लोगों की मृत्यु हमारे देश में हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. हर रोज़ 100 लोग के आसपास लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से मर रहे हैं. तो टू बी ऑनेस्ट राइट, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. लास्ट टाइम जब वो एक अपडेटेड आंकड़ा आया था हमारे सामने कि कोरोना वायरस रिकवरी रेट हमारे देश में, इट वाज समवेयर अराउंड 97%, इजंट इट? 97% तक. यानी कि अगर 100 लोग एडमिट होते हैं कोविड-19 में, तो 97 लोग जो हैं वो रिकवर होकर घर चले जाएंगे. तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन. अब कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, राइट, और 8.2 मिलियन डोजेस जो हैं वो सरकार ने ऑलरेडी लोगों को दे दिया. इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं. फॉर एग्जांपल मेरे कुछ पुलिस वाले दोस्त हैं, तो उनको भी वैक्सीनेशन जो है वो मिल गया है. तो ये एक अच्छी बात है. अब हमारे देश की पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जितने लोगों को देखिए, दुनिया के बहुत सारे, आई थिंक 6 मिलियन, सबसे पहले 6 मिलियन डोजेस डिलीवर करने में भारत का नंबर था. करंट आंकड़ा क्या है वो रेस का आई एम नॉट श्योर, लेकिन 8.2 मिलियन डोजेस जो है बहुत सारे देशों ने सोचा भी नहीं होगा कि उतने लोगों को वो इतने टाइम में, भारत की बात नहीं, वो खुद इतने लोगों को डोज दे सके. तो भारत ने 8.2 मिलियन डोजेस जो हैं वो ऑलरेडी दे दिए हैं. तो दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें, इट्स ए पॉजिटिव थिंग. हमारे देश के आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई एम नॉट दैट हैप्पी विथ इट. द रीज़न इज़ कि अगर आप डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन देखें तो हमारे देश में सप्लाई अच्छी है. कोविड-19 वैक्सीनेशन की सप्लाई है. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है वैक्सीनेशन के लिए, क्या आपको पता है उसमें से लगभग 50% लोग जो हैं वो जा भी नहीं रहे हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस की डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और फिर आप नहीं जा रहे. यानी कि जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उस टाइम पर आपका इरादा था कि आपको वैक्सीनेशन मिल जाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी ने आपको कुछ कहा,
आपने किसी के बारे में कुछ मीन्स सुना, किसी ने कहा ये है वो है, एंड देन यू डिसाइडेड कि मुझे ये वैक्सीनेशन जो है वो नहीं चाहिए। तो वैक्सीनेशन की सप्लाई अच्छी है लेकिन डिमांड जो है यहाँ पर कम हो रही है, तो दैट इज़ अ बैड थिंग। दूसरे देशों की सिचुएशन ये है कि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और वो सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रहे। वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए लेकिन सरकार के पास इतने वैक्सीनेशन या फिर इतने डोजेस जो हैं वो नहीं हैं। हमने तो दूसरे देशों को भी डोनेट की हैं वैक्सीन्स, और ये हमारे सॉफ्ट पावर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर श्योर। फिर ICMR ने जो सीरोलॉजी सर्वे कंडक्ट किए तो इसमें पता चला कि 21% ऐसी पॉपुलेशन है जिनको वायरस से एक्सपोजर है। सीरोलॉजिकल सर्वे के बारे में काफ़ी लेक्चर्स जो हैं वो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो अगर आप नई प्रिपरेशन की आपकी ये शुरुआत है, इफ़ यू आर न्यू टू दिस फील्ड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, UPSC एक्सेट्रा, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टडी IQ की हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाइए, सीरोलॉजी सर्वे के साथ जुड़े हुए लेक्चर्स जो हैं उनको देखें। उसमें डेडिकेटेड हमारे सिद्धांत सर जो हैं, सिद्धांत अग्निहोत्री, तो सिद्धांत सर ने उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से सीरोलॉजी के अलग अलग जगहों पर जो सर्वे कंडक्ट किए गए हैं और क्या होता है ये सारी चीज़ें समझाई हैं, राइट। बाकी आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो हाउ इट वर्क्स। अब गवर्नमेंट ने जो मैसेज दिया, आप अब भी किसी को कॉल करते हैं तो यू गेट दैट थिंग कि अभी भी आपको कॉम्प्लेसेंट इसको लाइटली मत लीजिए, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू, क्योंकि अभी भी हमारे देश में सभी लोगों को एक तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है। एक और आर्टिकल है जिसमें हर्ड इम्यूनिटी के साथ जुड़े हुए कुछ आंकड़ों को देखेंगे। फिर कुछ की म्यूटेशन है, आपने नाम सुना होगा E484K, और दूसरा एक वर्जन है N440K, राइट। तो ये दोनों वेरिएंट जो हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एंटीबॉडी से भी बच जाते हैं। ये कोविड का एक नया वर्जन है। फिर UK का वर्जन जो है, UK वेरिएंट, ये हमारे देश में है या नहीं है इसके बारे में सरकार ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। फिर साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट है, तो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस है, तो इसके ऊपर भी कोई ऐसी खास क्लैरिटी जो है वो सरकार ने नहीं दी है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है, नो डाउट, लेकिन फिर भी दवाई को लेकर कौन कौन से वर्जन्स हैं, ये E484K, फिर N44 या फिर N44OK, तो ये सारे वर्जन्स के बारे में और क्लैरिटी आए। 50% लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन मीन्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उसमें से 50% लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। तो फॉलोअप लीजिए, जानिए वाई दे आर नॉट गोइंग देयर, इज़न्ट इट, और उसके ऊपर फिर काम कीजिए। आज का लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, आप मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस छोड़ सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए डिसएंगेजमेंट डील बेटर देन एक्सपेक्टेड, जो ये डील साइन हुई है इंडिया और चाइना के बीच में, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी डील है। मैं सैटरडे को जो हमने डिस्कशन की थी, राइट, लास्ट सैटरडे, अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं चाहता हूं कि 13 फरवरी 2021 का जो लेक्चर है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो 13 फेब वाला लेक्चर है उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई थी इस एरिया के बारे में, फिंगर के बारे में, फिंगर 1 to 8 के बारे में डिस्कशन की थी। आज मैंने जानबूझकर वो मैप, वो इमेज लेक्चर की फाइल में नहीं रखी है, क्योंकि जो लोग 13 फरवरी के लेक्चर में प्रेजेंट थे, मैं चाहता हूं कि आप अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें, आपके ब्रेन पावर का, माइंड पावर का इस्तेमाल करें। एक चीज़ आपने देखी, अच्छी तरीके से देखी है, देन यू शुड बी एबल टू क्रिएट दैट पिक्चर इन योर माइंड। जब मैं कहूँ फिंगर 1 to फिंगर 8,
तो क्या वो इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो रही है? आस्क योरसेल्फ। इफ नॉट, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपने उसको देखा नहीं था, अच्छी तरीके से देखा नहीं था, आपने 10 मिनट सारी चीज़ों को छोड़कर पीडीएफ को नहीं दी थी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, कि आप हर रोज़ लेक्चर ख़त्म होने के बाद जितनी भी आपको आलस आए, जितना भी मन करे कि कुछ और करता हूँ या करती हूँ, ये करूँ वो करूँ, वॉट एवर इट इज़, राइट, सारी चीज़ों को छोड़कर हिम्मत कीजिए और 10 मिनट पीडीएफ को अच्छी तरीके से देख लीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। शायद 1 महीने के बाद, 1 महीने अगर आप ये करेंगे, देन यू वोंट हैव वर्ड्स टू थैंक मी फॉर दिस टेक्निक। एनीवे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने पार्लियामेंट में बहुत ही तोल मोल कर शब्दों का इस्तेमाल किया। ए फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड, वेरीफाइड मैनर। पुल बैक कैसे होगा, डिसएंगेजमेंट कैसे होगा, फेज्ड तरीके से, कोऑर्डिनेट तरीके से, और वेरिफिकेशन इसका किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं ये पेंगोंग लेक के बारे में, दिस रीजन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, दिख रहा है आपको, ये दिस इज पेंगोंग। तो यहाँ पर जो दोनों साइड ने ये तय किया है कि चाइना ने सामने से आकर कहा कि हम डिसएंगेज करने के लिए तैयार हैं, तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि ये पूरा रीजन, ये जो पेंगोंग लेक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंगोंग में ही क्या इश्यूज हुए हैं, एज यू कैन सी हियर, नहीं, हॉट स्प्रिंग पर भी हमें देखने को मिला, दाम्बू में, फिर गलवान वैली में, हर जगह पर ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। लेकिन फिर भी ये जो पेंगोंग सो लेक जो है, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछले लगभग 1 दशक से यहाँ पर पेट्रोलिंग को लेकर, पेट्रोल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस PATROL, पेट्रोल, राइट, ये फ्यूल नहीं है, पेट्रोल यानी कि नज़र रखना, देखना नहीं करना, जो हम कहते हैं कि पेट्रोलिंग पर, पुलिस पेट्रोल्स, सिक्योरिटी गार्ड का पेट्रोल, तो वो जो देखते रहते हैं, कीप ऑन सर्वेलेंस, दैट इज़ पेट्रोल। तो यहाँ पर चाइना ने रोड्स क्रिएट किए, मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि कैसे रोड्स क्रिएट किए, और फिर वो फिंगर 3 तक आते थे, और हमने भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, हम भी 4-5 तक जाते थे, लेकिन उसके बाद फिंगर 8 तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर अगर फिंगर 1 है और यहाँ पर फिंगर 8 है, तो चाइना यहाँ तक आ सकता था, हम यहाँ तक जा सकते थे, और बाकी का एरिया जो है वो हमें चल कर जाना पड़ता था। तो दशकों से ये जो पेंगोंग सो लेक हैं, ये एक प्रकार के पेट्रोलिंग को लेकर काफ़ी यहाँ सारे इश्यूज़ होते रहते हैं, और यहाँ पर अगर दोनों ने, या फिर चाइना ने पहले और उसके बाद भारत ने, दोनों ने एक डील की है डिसएंगेजमेंट की, तो ये दूसरी जगहों पर भी इसकी एक पॉजिटिव इमेज, एक पॉजिटिव रेप्लिका हमें देखने को मिलेगी, दूसरी जगह पर भी डिसएंगेजमेंट हो पाएगा। PLA की बात करें, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की ये सो कॉल्ड आर्मी है, तो इनका एक बड़ा एजेंडा ये था कि भारत के ऊपर इस प्रकार का आक्रमण करेंगे और उनको डराएंगे, धमकाएंगे और उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन द क्रेडिट गोज़ टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार ने काफ़ी एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें, करेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो काफ़ी एक टफ पोस्चर दिखाया। हमारा जो कहते हैं ना कि हमने हमारी रणभूमि को नहीं छोड़ा, हम वहाँ पर डटे रहें, और फिर चाइना को रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक गलत सिचुएशन मीन्स गलत जगह पर हम फंस गए। उनको लगा कि 1962 के टाइम पर जो भारत के साथ हुआ था, सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दुखद बात है कि 15 जून 2020 को गलवान वैली में एक कैजुअलिटीज़ हुई, एक इंसिडेंट हुआ, ब्लडी इंसिडेंट, और इसकी वजह से कैजुअलिटीज़ हुई, बैटल कैजुअलिटीज़ जिसको हम कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि हमारे कुछ सोल्जर्स शहीद हो गए, और चाइना के भी काफ़ी सारे सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए। 1975 के बाद इस रीजन में पहली बार, इतने सालों के बाद पहली बार हमें ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। 45 ईयर्स, लगभग 45 ईयर्स के बाद ये सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो ये एक बहुत ही अगर जैसे हम कोरोना वायरस और दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक पीक तक पहुँच गए, तो झगड़ों का एक पीक जो है वो यहाँ पर हमें देखने को
मिला था। ये गलवान में जो हुआ, दैट वाज ए पीक। India has consistently highlighted the view that peace is a fundamental prerequisite for a normal conduct of relations. भारत ने क्लियरली ये चीज़ बता दी कि अगर आपको हमारे साथ रिलेशनशिप रखना है, अगर आपको बिजनेस, साइंस, इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, फॉरेन मैटर्स के ऊपर रिलेशनशिप या फिर पार्टनरशिप, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल प्री रिक्विजिट है, दैट इज पीस। पाकिस्तान के साथ हमने यही किया। पाकिस्तान को बार बार हम कहते थे कि या तो आप हमारे साथ बातचीत करें, और या तो फिर बातचीत और एक टेररिज्म और टॉक्स, ये दो चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएगी। या तो आप टेररिज्म कंटिन्यू करें तो हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे, और अगर आप बातचीत करते हैं देन यू हैव टू गिव अस गारंटी कि ये टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो पाकिस्तान वो फुलफिल नहीं कर पाया, और भारत ने पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट जो है, बातचीत जो है, वो बंद ही कर दी आफ्टर दिस उरी। Indian Army had carried out daring maneuvers to take up advantageous position along the Kailash range on the southern bank. चाइना की आर्मी को ये लगा, मीन्स उन्होंने जो हमारे ऊपर एक हमारे एरिया में इंट्रूजन किया, तो उसके बाद भारत की आर्मी ने बहुत ही सतर्कता दिखाते हुए कुछ ऐसे पीक्स थे वहाँ पर। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और आप यहाँ पर खड़े हैं, राइट, तो ईजीली अगर आप झगड़ा करें, एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करें, तो हु इज़ गोइंग टू हिट मोर स्टोन्स? ऑफ कोर्स ये व्यक्ति, ग्रेविटी भी उसकी हेल्प कर रही है, ऊपर से यहाँ से उसको एक वेंटेज पॉइंट है, एक व्यू भी मिल रहा है, ऊपर से वो सब देख पाएगा कि आप कहाँ पर हैं, राइट। यहाँ से आप देखना जो है वो मुश्किल। तो सेम थिंग भारत ने क्या किया, ऐसी कुछ पोजीशंस थी, उन पोजीशंस तक हमारे सोल्जर्स पहुँच गए, और फिर चाइना की आर्मी जो है वो फंस गई। Having acquired powerful leverage, Indian troops dug in for long haul and mirrored the PLA's deployments. PLA ने जिस प्रकार के आर्टिलरीज और टैंक्स और ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिप्लॉय की, तो ये सारी चीज़ों को हमने भी वहाँ पर पहुँचा दिया। तो भारत ने क्लियर एक मैसेज दे दिया। मैसेज ये है कि चाइना जो भी एक एडवेंचर करने के लिए यहाँ पर आया था, दैट इज़ इट्स नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दैट। दूसरी चीज़ कि आपको सिर्फ हम मैदान के ऊपर नहीं, आपको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड, आपकी इमेज, ग्लोबल इमेज आपकी बिगड़ सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपके ट्रेड के ऊपर नुकसान होगा, बहुत सारी चीज़ों का। तो जो कैलकुलेशन था चाइना का, ये मिस कैलकुलेशन साबित हुआ। वो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, और विंटर के टाइम पर भी हमारी आर्मी के जवान जो हैं उन्होंने अपनी स्टेमिना, अपना एंड्योरेंस साबित किया, और फिर अब चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। हमारे नेगोशिएटर्स, डिप्लोमेटिक नेगोशिएटर्स की बात करें या फिर मिलिट्री नेगोशिएटर्स की बात करें, हमारे मिलिट्री के पर्सोनल, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, डिप्लोमेसी की बात करें तो हमारे एस जयशंकर साहब और उनकी जो टीम है, तो दोनों लेवल पर, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने एक टफ नेगोशिएशन किया, और हमने क्लियरली बता दिया कि पीस आप पीछे जब तक नहीं हटेंगे या फिर आप नहीं तब तक ये सिचुएशन रहेगी। So there is little doubt that cautious diplomatic and military planning and hawk-like vigil will be called for throughout the implementation. लास्ट डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, याद है कि 1962 में कैसे पहले उन्होंने बताया, राइट, 10 जून के आसपास हमें एश्योरिटी दी कि कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, और फिर हमारे ऊपर अटैक हुआ। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है, हॉक लाइक विजिल, एक बाज की नज़र जिसको कहते हैं, वी हैव टू कीप एन आई कि सारी चीज़ें जो प्रोमिस की हैं वो ग्राउंड के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें हमारा स्टैंड जो है वो चेंज करना होगा। द गवर्नमेंट हैज़ रिपोज्ड फुल फेथ इन इट्स आर्म्ड फोर्सेस एंड नेगोशिएटर्स। जिस प्रकार से सरकार ने हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको एक्शन लेने की एक फ्रीडम दी, हमारे नेगोशिएटर्स को वक्त दिया, टाइम दिया, एनर्जी दी कि आपको जो बेस्ट लगे वो कीजिए, तो इससे जो नेगोशिएटर्स हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस और गवर्नमेंट और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में भी रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन
अगर जिस प्रकार से आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर ये डिसएंगेजमेंट जो है वो कम्प्लीटली हमें नज़र आएगी, तो ये एक ऑनरेबल डिसएंगेजमेंट है। यहाँ पर भारत को कोई झुकना पड़ा या फिर नीचे देखना पड़ा, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। ओपनिंग द वैक्सीन मार्केट, अभी वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। तो वो सारे टॉपिक्स, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऑफ कोर्स रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सीरो प्रिवलेंस की बात करें, जो सीरो सर्वे में सामने आया वो ये है कि हमारे देश में 400 मिलियन लोगों के अंदर ऑलरेडी एक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जनरेट हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं उनका एक कांटेक्ट हुआ था कोविड-19 के साथ, कोरोना वायरस से, और उनके शरीर ने एक एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में जो एक डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गई थी। अब जितने लोगों को 8 मिलियन लोगों को हमने वैक्सीनेट किया, दैट इज 0.6 ऑफ आवर पॉपुलेशन, दैट इज नथिंग एट ऑल, राइट। और हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपको कितने परसेंट पॉपुलेशन को ये एंटीबॉडीज उनके अंदर होनी चाहिए? 60%। ये दो तरीके से, या तो आप नेचुरली, या फिर सेकंड इज बाय वैक्सीनेशन। या तो आपको नेचुरली आपका बॉडी तैयार करे, या फिर वैक्सीनेशन से आप एक्वायर्ड एंटीबॉडीज आपके शरीर में आए। तो 60% पॉपुलेशन को ये होना चाहिए, यानी कि 780 मिलियन लोगों को। अभी कितने लोगों को देखने को मिला है? 400, तो लगभग डबल को। तो वैक्सीनेशन की बात करें या फिर हर्ड इम्यूनिटी, हमारे देश में 60% पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन मिल जाए, जिस रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, इट विल टेक 4 ईयर्स, 4 साल लगेंगे। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। 4 सालों तक क्या हम कोविड-19 में ही मीन्स इसके कहर में जीते रहेंगे? दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसको स्पीड अप करने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? जैसे फ्री मार्केट में कंपटीशन, चॉइस और प्राइस डिसाइड करती है, वैसे ही फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो टेलीकम्युनिकेशन में पहले सिर्फ सरकार थी, लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज आई तो आज हमें कितनी सारी फैसिलिटीज़, कितनी सारी ऑफर्स देखने को मिलते हैं। सेम थिंग गोज विद वैक्सीन एज वेल। सरकार वैक्सीनेशन की ड्राइव कर रही है, वो करे, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप पैसे दे सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आपको वैक्सीनेशन चाहिए, तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी बिल्डअप करके प्राइवेट और पब्लिक दोनों चैनल्स होनी चाहिए। अगर कोई पैसे देकर वैक्सीनेशन खरीदना चाहता है अपने परिवार के लिए और अपने परिवार को सिक्योर करना चाहता है, तो उनको ये स्वतंत्रता या फिर ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट का भी कहना ये है कि जितना जल्दी हमारे देश में ये हर्ड इम्यूनिटी लेवल हम अचीव कर लें, उतना ही जल्दी मीन्स उतना जल्दी हमारा उतना मीन्स दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन आवर ग्रोथ रेट। कि अगर देश में एक बार हमने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली, लेट्स से 70-80% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, मिल चुका है, तो फिर सारी चीज़ें स्कूल्स एंड सो मेनी थिंग्स, ये सारी चीज़ें खुल जाएगी, मीन्स खुलने लगी हैं, लेकिन वो फिर कॉन्फिडेंस से हम जा पाएंगे। तो लेट्स होप के सरकार ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट जो एक डिलीवरी सिस्टम है, उनको भी एक मौका देगी। फिर आज का लास्ट टॉपिक है एंडलेस वॉर। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि सऊदी अरेबिया जो यमन में युद्ध कर रहा है, इसको जो यूएसए का सपोर्ट मिल रहा था, अब उसका अंत डिक्लेयर कर दिया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने। यानी कि सऊदी अरेबिया को सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब ये रहा सऊदी अरेबिया, राइट, ये रहा यमन, ये रहा ईरान। आप देख सकते हैं दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन। एडन एक शहर का नाम है। दिस यमन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है एडन, और सना नाम का उनका कैपिटल है। आपके लिए एक प्रश्न है, एडन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है भारत के एक सिविल इंजीनियर ने। बताइए उनका नाम क्या है? आपके लिए एक हिंट है कि ये जो इंजीनियर हैं, उनके नाम पर ही हमारे देश में इंजीनियरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने बहुत ही इजी बना दिया है। अब आपको थोड़ी रिसर्च करके ये आंसर ढूंढना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको रिसर्च के दौरान मिलेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू दिस मैप थिंग, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है ईरान, ये है सऊदी अरेबिया और ये है यमन। ओके,
बाकी के देशों के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इस लेक्चर को, तो यू नो सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यूएसए ने जो सपोर्ट ऑफर किया था, ये बाराक ओबामा के टाइम पर से ये सपोर्ट दिया गया था, फिर ट्रंप के टाइम पर इस सपोर्ट को और ज़्यादा ट्रंप ने इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय कर लिया है कि ये चीज़, ये सपोर्ट, ये युद्ध जो है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये विन विन नहीं है, ये दिस इज़ अ लूज लूज वॉर। यहाँ पर यमन की, सऊदी की और ईरान की और यूएसए की और ह्यूमैनिटी की और पूरे रीजन की हार होगी। यमन में जो चल रहा है दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। आपकी स्क्रीन के ऊपर यमन का मैप है, आप देखें कि कैसे ओमान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तरफ है रेड सी, एक तरफ है गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर है बाब अल मंदेब। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी दिस इज़ बाब अल मंदेब, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूटी, राइट। शायद आपको पता होगा कि ये एडन जो है, यहाँ पर हमने एक बहुत ही बड़ा मिशन किया था। जब यहाँ पर युद्ध डिक्लेयर किया गया तो उस टाइम पर सुषमा स्वराज जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, 2015 के टाइम की बात है। और फिर हमने आई थिंक एक मिशन जो लॉन्च किया था उसका नाम था संकट मोचन, आई थिंक वो नाम था, बट नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे लोग, भारत के लोग जो यमन में काम करते थे, तो उनको रेस्क्यू किया भारत ने, और सिर्फ हमारे लोगों को नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के लोग, यूएसए के और बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर जो रहते थे, तो उनको रेस्क्यू करके हमारी नेवल शिप जो हैं उनको फ़्लाइट्स जो हैं, फ़्लाइट्स ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया, जिबूटी तक, और फिर जिबूटी से हमने उनको घर पहुँचाया। तो ये एक बहुत बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन किया था भारत ने। ये जब यमन में युद्ध की शुरुआत हुई तब की बात है, शायद आपको पता ना हो, इट इज़ लाइक 5 साल पुरानी बात है। Donald Trump continued that policy, overlooking the disastrous effect of the war that has turned Yemen, one of the poorest Arab countries, into a humanitarian catastrophe. ये युद्ध ने यमन को, जो ऑलरेडी अरबिक देशों की बात करें तो सबसे गरीब अरबिक देश था यमन, और यमन की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं वहाँ पर, कितने सारे बच्चे मर गए, कितने सारे बच्चों को कोलेरा और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होने लगे हैं। कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने परिवार बिखर गए, टूट गए। कतार की बात करें तो कतार जो हैं, कतार के साथ भी जो इश्यू चल रहा था सऊदी अरेबिया का, वो भी सऊदी अरेबिया ने सॉर्ट आउट कर लिया जब से मीन्स पता चला कि बाइडन आने वाले हैं। और अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट्स के कैसे वायोलेशन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो सऊदी को भी अपना जो एक स्टैंड है वो चेंज करना पड़ेगा। और जैसे मैंने यहाँ पर ईरान इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पर जो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ईरान मीन्स यहाँ के इश्यूज़ क्या हैं यमन के, एक ब्रीफ अगर आपको दे दूँ। सऊदी अरेबिया सुन्नी स्टेट है, ईरान जो है वो शिया स्टेट है। ये रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगे कि यही दो मेजर डिफरेंस है, लेकिन इसके अलावा एक ग्लोबल, एक इस रीजन में कंपटीशन है, मिलिट्री वाइज कौन स्ट्रॉन्ग होगा, इकोनॉमिकली कौन स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक राइवलरी चल रही है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब इस राइवलरी की वजह से कुछ देश जो हैं वो सऊदी के साथ रहता है, कुछ देश जो हैं वो ईरान के साथ रहते हैं। और यमन की सिचुएशन ये थी कि यहाँ पर शिया की पॉपुलेशन है और यहाँ की सरकार जो है वो सुन्नी है, और सऊदी अरेबिया जो है वो डायरेक्टली ये सरकार जो है यमन की उसको सपोर्ट करता है। तो वहाँ के जो हाउथी रेबल्स हैं, आपको ये नाम पता होना चाहिए, हाउथी रेबल्स। तो हाउथी रेबल्स को जो ईरान के सपोर्ट से हाउथी रेबल्स ने क्या किया, उन्होंने अटैक करने की शुरुआत कर दी। वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे, और फिर पुलिस वालों ने लोगों को मारना पीटना शुरुआत की। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़े लेवल पर पहुंच गई, एक प्रकार की युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई, सरकार वर्सेस रेबल। तो ये सरकार वर्सेस रेबल की सिचुएशन हुई, तो सऊदी अरेबिया सरकार को सपोर्ट करने लगी, दूसरी तरफ ईरान जो है वो हाउथी रेबल्स को वेपन्स और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लगा। तो फिर यूएसए ने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट दिया। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से यहाँ पर मीन्स ये सारी चीज़ों की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब यमन फेमाइन, भूखमरी
बहुत सारे रीजन में भूखमरी की सिचुएशन है ही, जैसे मैंने बताया ये एक लूज़ लूज़ वॉर है और सऊदी अरेबिया फेल रहा है हाउथीज़ को कंट्रोल करने में, और हाउथीज़ ने भी कोई पीस अचीव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सऊदी हार गया और ईरान जीत गया, ईरान ने भी यहाँ पर कोई जीत हासिल नहीं की है। इनफैक्ट झगड़े से यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो एनीवे डियर फ्रेंड्स, ये थी यमन की बात, और लेट्स होप कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक टफ स्टैंड लिया है तो इसकी वजह से अब यहाँ पर युद्ध में एक विराम हमें देखने को मिलेगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको ज़रूर देख लीजिएगा। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस लास्ट डे ऑफ वैलेंटाइंस डे सेल, एंड आई विल सी यू टुमारो। एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।